स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। मेरा नाम है विनायक वधवा और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को, यूजीसी और आरएलएफ का हमारी लाइब्रेरीज को प्रमोट और डेवलप करने में क्या रोल रहा है। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे यूनिट 2 के नेट के सिलेबस में मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनेस्को। देखो, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ये एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर को प्रमोट करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूनेस्को करती क्या है। अब ये बनी कब थी? देखो, सबसे पहले जो ये साइन हुई थी ये हुई थी 16 नवंबर 1945 में, बट इसने काम करना जो शुरू किया था ये करा था 4 नवंबर 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है यूनेस्को कब बना था। करंट का भी पेपर है, स्टैटिक जीके अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी पेपर में तो उसमें भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है यूनेस्को कब बना था। तो आपको पता होना चाहिए 4 नवंबर 1946 में। ठीक है, 35 कंट्रीज ने मिलकर ये रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें से 20 कंट्रीज आई थी और उन्होंने यूनेस्को बनाने का प्रस्ताव दिया था और उस 20 कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूड था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया ही था यूएन बेस्ड एजेंसी है यूनेस्को और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अब इसका पर्पस क्या है यूनेस्को का? यूनेस्को देखो क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है पीस को, सिक्योरिटी को, ठीक है, बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेटिंग अमंग नेशंस। क्या प्रमोट करके? नेशंस में एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को। ठीक है, ये पीस और सिक्योरिटी क्या करता है? प्रमोट करता है दुनिया के देशों को इकट्ठा लेके। और किसके हेल्प से करता है? एजुकेशन के हेल्प से करता है, साइंस के हेल्प से करता है, कल्चर के हेल्प से करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए या फिर हमारे दुनिया के लोगों के फंडामेंटल फ्रीडम के लिए करता है। जो प्रेजेंटली यूनेस्को में 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर हैं। हमने एमसीक्यू में भी करा था, कई बार पेपर में हमारे लाइब्रेरी साइंस के पेपर में क्वेश्चन आता है यूनेस्को के कितने मेंबर्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेजेंटली 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो, अब यूनेस्को ने लाइब्रेरीज के लिए क्या काम किया, मेन फोकस हमारा यही है। देखो, जो यूनेस्को ने लाइब्रेरीज के लिए सबसे पहले एक लाइब्रेरी मैनुअल दिया था जिसका नाम था पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल। और ये सबसे पहले कब दिया था? ये दिया था 1949 में। ये हम पढ़ भी चुके हैं एमसीक्यूज में और ये रिवाइज भी हुआ था मैनुअल। आप मुझे कमेंट में बताइए ये रिवाइज कब हुआ था। देखो, सबसे पहले दिया था 1949 में, बट ये लास्ट रिवाइज कब हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने हमारे यूनिट 2 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें मैंने ये साफ साफ बताया होगा। अब सबसे पहले यूनेस्को ने एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल दिया था। अब जो ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल था ये क्या था? जो ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल था ये एक तरह का एक मैनुअल था हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज दुनिया में कैसी चलनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा पब्लिक लाइब्रेरीज लोगों को। ठीक है, ये एक तरह से एक उसने मैनुअल बना के दे दिया था कि ये इन हमारे देशों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके बाद जैसे एक तो ये इंटरनेशनल सबसे पहला काम यूनेस्को ने लाइब्रेरीज को लेके ये किया था। दूसरा क्या किया था? इंडिया में देखो सबसे पहला काम क्या किया था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये भी प्रोजेक्ट यूनेस्को का है। अगर मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था यूनेस्को द्वारा। और ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था।
मोस्टली पेपर में बच्चे क्या लिख लेते हैं, पेपर में ऑप्शंस क्या होते हैं, डीपीएल किसने शुरू किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, या यूनेस्को ने, या कोई और इफ्ला ने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट था। कई बार बच्चे लिख देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया, नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट था जब स्टार्ट हुआ था। देखो वैसे ही इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनेस्को का मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद, और ये किस लिए स्टार्ट किया गया था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो प्रोजेक्ट था, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बेसिकली दिल्ली के लोगों को एक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड हो जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स दी जाएं लाइब्रेरी सर्विस की, ठीक है, हमारी एशिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसलिए ये यूनेस्को ने डीपीएल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसका प्रोजेक्ट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो यूनेस्को है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। क्या करता है, जो यूनेस्को है 4-5 एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड करता है, 4-5 प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला ये क्या करता है, एक तो ये डेवलप डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं जो, और जैसे डीआरटीसी हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ऐसे ही जितने जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उन वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट करता है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करता है, वहाँ बुक प्रमोशन एक्टिविटीज़ को करता है, सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज़ में, पब्लिक लाइब्रेरीज़ में मेनली, ठीक है। तो यूनेस्को का ये भी प्रोग्राम होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली, जो लाइब्रेरीज के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें। बेसिकली जो यूनेस्को था इसने जो हमारी 2 प्रोग्राम चला रहा है पूरी दुनिया में, और वो प्रोग्राम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ये, जो कि इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है यूनेस्को के। मतलब गवर्नमेंट जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं यूनेस्को के, वो जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिला के एक यूनिफाइड प्रोग्राम चालू कर रहा है, और उनका नाम क्या है, एक तो प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम जिसका नाम है IFAP, और दूसरा प्रोग्राम क्या है, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन IPDC। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा ये है क्या, अभी के लिए आप ये याद कर लो, IFAP की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम, और IPDC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है यूनेस्को के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। अब जो यूनेस्को ने इसके बाद क्या एस्टेब्लिश करा, एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये कब किया, 1992 में प्रोवाइड किया, और ये क्या करता था, ये हमारे एक्सेस देता था डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड, जो हमारे दुनिया में जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, जो बहुत ही हेरिटेज वाला मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है वर्ल्ड में, उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम भी चालू किया था यूनेस्को ने 1992 में। और एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई थी यूनेस्को द्वारा, ये बनाई गई थी 1993 में, ठीक है। अब यूनेस्को ने, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, यूनेस्को ने डेवलपिंग जो कंट्रीज थी उनको उन्होंने एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, और जिसको हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एक वो प्रोवाइड किया था डेवलपिंग कंट्रीज की पब्लिक लाइब्रेरीज को। और वो सॉफ्टवेयर क्या थे, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, CDS ISIS, या फिर इसका, ठीक है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर था, और एक डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर था IDAMS। ये भी यूनेस्को द्वारा डेवलप हुआ था, मेंटेन यूनेस्को द्वारा होता था और डिसेमिनेट होता था, और ये फ्री ऑफ चार्ज था जो यूनेस्को ने डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, CDS ISIS किसके द्वारा सॉफ्टवेयर दिया गया था या डेवलप किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनेस्को के यूनिसिस्ट प्रोग्राम था एक, उसके अंडर डेवलप होता। अब यूनिसिस्ट प्रोग्राम क्या है ये भी हम पढ़ते हैं आगे। देखो, एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था यूनेस्को द्वारा, क्या हुआ था, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम,
अब जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था इसने क्या किया, इसने यूनेस्को के एक दो प्रोग्राम चल रहे थे। एक तो प्रोग्राम का नाम था यूनिसिस्ट, ठीक है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम थे, ठीक है, और एक था नेटिस। इनको जोड़ दिया था इनके कामों को। अब यूनिसिस्ट क्या करता था, जो यूनिसिस्ट करता था ये एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम था जो डील करता था साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसके अंदर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था यूनिसिस्ट प्रोग्राम। और एक था नेटिस प्रोग्राम, ये क्या प्रोवाइड करता था, ये डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरीज, आर्चिव्स, इंफॉर्मेशन, जो भी कंसेप्ट होते थे यूनेस्को के वो प्रोवाइड करता था नेटिस। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था उसने क्या किया, इन दोनों जो यूनेस्को के अलग अलग दो प्रोग्राम चल रहे थे उनको जोड़ दिया और एक ही प्रोग्राम बना दिया। उसको क्या नाम बोलते थे, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। और जो ये जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था इस प्रोग्राम को 2001 में क्या नेम चेंज कर दिया गया, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम, IFAP। हमने आगे ऊपर पढ़ा था, देखो IFAP, ठीक है। ये जो IFAP है यही हमारा जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था। और इसने क्या किया था, यूनिसिस्ट और नेटिस को कंबाइन करके एक, जो ये दो प्रोग्राम अलग अलग काम करते थे इनको कंबाइन करके ये दोनों काम ये जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम करने लग गया था। और अब प्रेजेंटली ये IFAP के नाम से चल रहा है यूनेस्को का प्रोग्राम। आई होप ये समझ आ गया होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। पेपर में देखो क्वेश्चन ये आ जाता है, CDS-IS ये किसने डेवलप किया था या इंडिया को किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनेस्को के यूनिसिस्ट प्रोग्राम के अंडर दिया गया था, ठीक है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है IFAP की फुल फॉर्म क्या है, IPDC की फुल फॉर्म क्या है, या जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है इसने किन दो प्रोग्राम्स को जोड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए यूनिसिस्ट को और नेटिस को। और जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है इसको इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम बोला जाता है 2001 से, ठीक है। तो यूनेस्को में इतना ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है UGC। अब देखो UGC क्या है, आप लोगों को फुल फॉर्म तो पता ही होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है UGC की फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब बेसिकली UGC करता क्या और इसने हमारी लाइब्रेरीज के लिए क्या किया इंडिया में। देखो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने वाली कमीशन। ग्रांट क्या होता है, फाइनेंशियल ग्रांट, पैसा देने वाली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमीशन को सेटअप किया गया UGC, जो कि क्या करती थी, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती थी। अब यूनिवर्सिटीज़ में एक लाइब्रेरीज का भी बहुत अहम रोल होता है, तो ऑब्वियसली लाइब्रेरीज के लिए भी इसने कुछ काम किया होगा। काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई हैं, वो हम कमिटीज़ नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे ये UGC बना कैसे। यहाँ से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी UGC सिलेबस में हमारे नेट में है, ठीक है। अब ये बना कैसे, देखो जब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई 1947 के बाद, ठीक है, 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन डेवलप करी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 1948 में एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप करी गई, जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है। ये चेयरमैन थे इस कमेटी के, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे S राधाकृष्णन। ये चेयरमैन थे और ये कब बनी, 1948 में बनी। इस जो कमेटी थी इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स थे हमारे US के और UK के, ठीक है। और वहाँ भी जो UK था, UK में भी UGC एक सेम आइडेंटिकल बॉडी थी। मतलब जो UGC कंसेप्ट उठाया गया है, जो UGC कंसेप्ट उठाया गया है ये UK से उठाया गया है। वहाँ भी सेम UGC जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक UGC यहाँ भी इंडिया में भी बनाई जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना UGC भी एक इंडिया में भी UGC बनाई जाए, जो कि क्या करें, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी कौन सा, हायर एजुकेशन सिस्टम, उसको सपोर्ट करे, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो,
एक यूजीसी सेटअप किया गया। यूके में कब बनी थी ग्रेटर ब्रिटेन में ये यूजीसी, ये बनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जुलाई 1919 में यूके में यूजीसी बनी थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के तर्ज पे इंडिया में भी यूजीसी बनाए गए। अब ये यूजीसी कब बनी? अब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने अगस्त 1949 में, नवंबर 1948 में तो बनी थी, अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, क्या क्या हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे हमें सुधारना है और क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि भी यूजीसी हमें एक बनाना पड़ेगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो यूजीसी ने क्या किया, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूजीसी एक बनाई गई 1953 में बनी, और ये एक जिसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना, ये एक्ट कब बना, 1956 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये 1956 में अमेंड हुआ और आया। और ये किसके अंडर आती है यूजीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी के अंडर यूजीसी आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आती है। और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 में बना। आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटीज के बाहर बोर्ड लिखा होता है, ये यूनिवर्सिटी यूजीसी के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के अंडर बनी गई है ये यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो मैं आपको बता दूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ऐसी हर यूनिवर्सिटी के बाहर आपने देखा होगा अंदर या बाहर लिखा होगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956। तो आपको याद हो गया यूजीसी कब बना था, 1956 में बना था। और यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और 6 इसके रीजनल सेंटर्स हैं। कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर, ये भी रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, यूजीसी के। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। इसके बाद जो यूजीसी अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज करता है। जो यूजीसी है सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस, लाइब्रेरीज को। यूजीसी ने एक सीडीसी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। सीडीसी का मतलब क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी एक तैयार करी गई थी, जिसमें करिकुलम सेट किया गया था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, ठीक है। ये कब बनी थी, 1990 में बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी यूजीसी द्वारा कब बनाई गई थी, तो 1990 में बनाई गई थी। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है सीडीसी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए यूजीसी द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और काफ़ी सारे यूजीसी ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी एस्टेब्लिश करे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट और प्रोजेक्ट करा है, इन्फीलिबनेट प्रोवाइड किया है, इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरीज नेटवर्क, एक इंटर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क प्रोवाइड करा इन्फीलिबनेट, ये भी यूजीसी द्वारा फंडेड है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, हम डिटेल में इन्फीलिबनेट पढ़ेंगे, ये अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फीलिबनेट हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरीज का टॉपिक के अंडर आता है, जो हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम फुल डिटेल में ये पढ़ेंगे इन्फीलिबनेट। फिलहाल के लिए आप यूजीसी में पढ़ लो कि यूजीसी ने एक इन्फीलिबनेट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया, ये भी एक लाइब्रेरी नेटवर्क है और ये इंटर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क है, जो कि अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया था। इसका अहमदाबाद हेडक्वार्टर है। दूसरा क्या करता है यूजीसी, आगे यूजीसी करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है उनकी मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है जैसे अब हम डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करना, लाइक कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या कोई भी सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है लाइब्रेरीज के सर्विसेज के लिए प्रोवाइड होता है, वो प्रोवाइड करना। एक नेशनल रिव्यू कमेटी भी बनी थी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरीज की, वो भी किसके द्वारा बनाई गई थी, यूजीसी द्वारा। तो ये मेनली क्वेश्चन है, नेट के पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, आपको बोलेंगे इनमें से बताओ कौन से सही है कौन से गलत है, तो ये सही है, ये याद कर लो आप। और जो यूजीसी ने एक सीडीसी भी स्टार्ट किया था, और ये कब करा था, 1990 में। 1990 में मेनली क्या हुआ था, जो भी हमारे कोर्सेज थे लाइक बी लिब, एम लिब, या डिप्लोमा लाइब्रेरी कोर्स था, या एमफिल कोर्स था,
पीएचडी का कोर्स था लाइब्रेरी साइंस का, उसके कोर्सेज का रीस्ट्रक्चर करा था इस सीडीसी में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये यूजीसी द्वारा ही किया गया। तो आई होप आप लोगों को यूजीसी भी समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। यहाँ से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार का मतलब बहुत बार, मतलब एक क्वेश्चन आपको ट्रिपल RLF में से मिलेगा ही मिलेगा। अगर यूजीसी यूनेस्को में से नहीं आया हुआ तो इसमें से तो पक्का आएगा ही आएगा। तो अब समझो ये हुआ बनी कैसे ये लाइब्रेरी फाउंडेशन। देखो अभी हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करते थे, मतलब जैसे यूजीसी था ये एजुकेशन को तो करता ही था, हायर एजुकेशन, पर उसके साथ साथ लाइब्रेरी को करता था। ऐसे यूनेस्को था कल्चर एजुकेशन को सपोर्ट करता, तो एजुकेशन के साथ साथ लाइब्रेरीज पे भी उसने कुछ काम किया। बट जो तीसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज की ही डेवलपमेंट पे काम करता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये सिर्फ एक सेंट्रली फोकस लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स के लिए है, और वो भी मेनली कौन सी लाइब्रेरीज के लिए, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब बना, अब कैसे बना, अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखो। देखो 1972 हमारी इंडिया में लाइब्रेरी मूवमेंट का एक बहुत ही याद रखे जाने वाला साल रहेगा, क्योंकि इस 1972 में जो लाइब्रेरी मूवमेंट का एक हिस्टोरिकल ईयर था कंट्री में। कैसे था, सबसे पहले तो हमारी जो 72 में सिल्वर जुबली थी इंडिपेंडेंस की, मतलब 25 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो चुके थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये था। और इस ईयर को इंटरनेशनल बुक ईयर भी बनाया गया, जिसका मोटो क्या था, बुक्स फॉर ऑल। ये भी याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल बुक ईयर कब बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1972, यानी हमारी आज़ादी के 25वें। और इस इंटरनेशनल बुक ईयर का क्या मोटो था, ये था बुक्स फॉर ऑल। अब 1972 में ही 200 साल एनिवर्सरी पूरी हुई थी किनकी, एक ग्रेट रिफॉर्मर थे जिन्होंने हमारी इंडियन एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म लाए थे। इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इनकी देखो तस्वीर आप देख रहे होगे, इनकी 200 साल पूरे हुए थे और इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे इंडियन, इन्होंने एम्फेसिस क्या दिया था, हायर एजुकेशन हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इसीलिए 1972 में जो डेट क्या थी, 20 मई 1972, पूरी डेट याद कर लो, पेपर में पूरी डेट ही आती है इसकी। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन बनाई जिसका नाम था राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन, और कब एस्टेब्लिश करी, 20 मई 1972। ठीक है, और इसका मोटिव क्या था, पब्लिक लाइब्रेरीज के सिस्टम को बूस्ट करना और जो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट था नेशन में, इसको चालू करना। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोटिव था। इसीलिए उन्होंने एक राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना करी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन रॉय का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोलकाता में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कैसे ये बना RRLF। ये बना, देखो 1972 में सिल्वर जुबली हो गई थी हमारी इंडिपेंडेंस की, उस ईयर में इंटरनेशनल बुक ईयर भी बनाया गया जिसका मोटो क्या था, बुक्स फॉर ऑल। और 72 में ही 200 साल की एनिवर्सरी, जिसको बाईसेंचुअल बर्थ एनिवर्सरी बोला जाता है, वो बनाई गई किनकी, इंडियन राजा राम मोहन रॉय की, जिन्होंने बहुत ही सोशल रिफॉर्म किया था हायर एजुकेशन में हमारी कंट्री में। इसीलिए उनके नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजा राम मोहन रॉय बनाया। और ये कब चालू हुआ, 20 मई 1972। और ये क्या करता था, ये पब्लिक लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज को बूस्ट करता था। और जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज मूवमेंट थी इंडिया में, उसके भी बूस्ट करने के लिए एक फाउंडेशन तैयार करी गई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में।
इसके बाद हमने देख लिया जो RLF है, जो ट्रिपल RLF है, ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये कब बनी थी हमने देख लिया, मई 1972 में बनी थी। और ये फुल्ली फाइनेंस किसके द्वारा होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो हमने देखा UGC MHRD के अंडर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो RRLF है, ट्रिपल RLF है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर हमारी ट्रिपल RLF आता है। देखो ये सबसे पहली जो रजिस्टर हुई थी, मैं आपको बताऊं, एक ये सोसाइटी थी और वेस्ट बंगाल में थी ये। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1961 में रजिस्टर हुई थी, रजिस्टर सोसाइटी एक्ट के अंडर, ठीक है। बट इसको एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था, ये भी याद करो, ठीक है। अब ये एक तरह की नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ट्रिपल RLF है, एक नोडल एजेंसी है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट तो पैसा नहीं देगी ना, उसने एक एजेंसी तैयार कर दी जो सपोर्ट करेगी हमारी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को या सिस्टम को, और प्रमोट करेगी पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को हमारी कंट्री में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। जो बेसिकली ये एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। अब जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ट्रिपल RLF में 22 मेंबर्स की एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। अब इन 22 मेंबर में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं इन मेंबर्स को। और इन मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, काफ़ी एमिनिस्ट एजुकेशनलिस्ट होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो ये RLF ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये हमारे 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कल्चर के अंडर आते हैं। और प्रेजेंटली जो चेयरमैन है RLF के, वो हैं प्रोफेसर ब्रिज किशोर शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, प्रोफेसर ब्रिज किशोर शर्मा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ट्रिपल RLF, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बता दिया RLF का। अब यहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है RLF के, ट्रिपल RLF के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव है, पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी आता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन हमें पॉइंट्स दे रखे होंगे और बोला होगा इसमें से क्या है या क्या नहीं है। तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं ट्रिपल RLF के। तो सबसे पहला तो क्या है, टू इनिशिएट अ पॉलिसी एट नेशनल लेवल, ठीक है, टू क्रिएट लाइब्रेरी सिस्टम एट नेशनल लेवल। तो सबसे पहले तो नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनाने का एक नेशनल सिस्टम होना चाहिए, लाइब्रेरी सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए ये ट्रिपल RLF बना था, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये ऑफरिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द लाइब्रेरीज। जो हमारी लाइब्रेरीज में टेक्निकल सपोर्ट, पब्लिक लाइब्रेरीज मेनली, और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है हमारी लाइब्रेरीज को। दूसरा, to work as nodal agency for clearing of ideas and knowledge on library growth in India and abroad। एक तरह से ये हमारी नोडल एजेंसी है, ठीक है, मेन एजेंसी है इंडिया में, ठीक है, लाइब्रेरी ग्रोथ के लिए, और अब्रॉड में भी ये रिप्रेजेंट करती है। अब्रॉड में भी हमारी एक नोडल एजेंसी है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए काम कर रही है। दूसरा, ये क्या करती है, एडवोकेट रिसर्च इन फील्ड ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। जो हमारी लाइब्रेरी डेवलपमेंट है उसमें रिसर्च क्या क्या हो सकती है वो भी ये एडवोकेट करती है। अगला इसका क्या फंक्शन है, टू इन्फॉर्म द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द गवर्नमेंट इन डिटेल अबाउट द लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ठीक है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट के गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए, राइट पीपल को करती है और राइट टाइम को करता है। इस नोडल एजेंसी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट में किसको बोलना है और कैसे बोलना है लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो मेनली ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, और ये अडॉप्ट जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होते हैं स्टेट्स में, कंट्री में, उसको अडॉप्ट करने में भी हेल्प करती है कंट्री में, ठीक है। दूसरा, जैसे लाइब्रेरी एसोसिएशन हमने पढ़ी थी वो भी हेल्प करती हैं, ऐसे ही फाइनेंशियली हेल्प कौन करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा ये ट्रिपल RLF।
नेक्स्ट, टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एट रीजनल एंड नेशनल लेवल, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल, देखो बेसिकली ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ही है जो सपोर्ट करती है नेशनल लेवल पे लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके बाद हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये हेल्प कैसे करती है, प्रोग्राम असिस्टेंस। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो प्रोग्राम असिस्टेंस पॉलिसी है, ये स्कीम कैसे ये प्रोवाइड करती है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अब दो तरह की स्कीम्स होती हैं इसमें। कौन कौन सी स्कीम है, मैचिंग स्कीम और नॉन मैचिंग स्कीम। मैचिंग स्कीम क्या होती है, इस स्कीम में क्या होता है, जो RRLF है ये फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं दोनों स्कीम। कैसे, अब ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है और ये दो स्कीम्स के अंतर्गत सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। कैसे करती है, देखो ये एक तो है मैचिंग स्कीम। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन आता है। मैचिंग स्कीम में क्या होता है, ये जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं लाइक गुजरात हो गया, जो नंबर 1 स्टेट्स हैं, जो डेवलप्ड स्टेट हैं इंडिया के, उसमें 50-50% के फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है। 50-50% मतलब 50% तो RLLF पे करेगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है किसी भी प्रोग्राम में, और 50% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हो गए, अंडर डेवलपिंग स्टेट कौन से हो गए, लाइक यूपी, बिहार, ठीक है, उसमें ये 60-40 का रेशो होता है, मतलब 60% RRLF पैसा दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये भी याद करो, उसमें 90-10 का रेशो होता है, मतलब 90% RRLF पैसा दे रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है सपोर्ट के लिए, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, और 10% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कब से चालू हुआ है प्रोग्राम, ये हुआ है 2005 से। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नॉन मैचिंग स्कीम क्या होती है, नॉन मैचिंग स्कीम में भी कुछ नहीं होता ये। इसमें देखो, इसमें कोई रेशो नहीं होती, इसमें फुल सपोर्ट करता है, बट ये कब करता है, जब किसी भी पब्लिक लाइब्रेरीज का 50 साल या 60 साल या 75 साल या 100 साल या 125 साल, 150 साल, लाइक ऐसे कोई स्पेशल होता है कि भी उस पब्लिक लाइब्रेरीज ने इतने साल पूरे कर लिए, तो उस पर कोई स्कीम देता है RRLF, एक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो ये क्या होता है, हमारा नॉन मैचिंग स्कीम। समझ आ गया, आई होप। RRLF मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि RRLF में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आप अपने MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर फ्री PDFs भी मिलेंगे, हमारी YouTube नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।